तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने सैलानियों पर फायरिंग की है। इस हमले में 12 सैलानी घायल हुए हैं। हमले में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का हाथ होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी पुलिस की वर्दी में थे, जिनके निशाने पर पर्यटक ही थे। वहीं हमले के बाद CRPF की क्विक रिएक्शन टीम ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम में, और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बाइसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है। और ये लंगनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बाइसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहां पे पहुंचना शुरू हो गई है। और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। और इस हवाले से अगर हम इंतजामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरी घटना पे नजर रखे हुए हैं। हालांकि हम आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी इस इंसिडेंट के हवाले से कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ट्वीट आया है और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। अलबत्ता जराये के मुताबिक ये फायरिंग का वाकया, और उस फायरिंग के वाकये में जो है तकरीबन 1 दर्जन के करीब अभी जो रिपोर्टेडली फिलहाल इनिशियली जो बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं। और ऐसे में काफी भगदड़ जो है इस पहलगाम इलाके में जो है वो मची हुई है। आप ये देख रहे हैं भारी तादाद में जो पुलिस की नफरी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी है, वो यहाँ पे तैनात की गई है। और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन्ना है और चौकसी बरत रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके को जो है मुआसरे में लिया गया है। पूरा जंगलाती इलाके ये आप देख रहे हैं, डेनिस फॉरेस्ट एरिया है। और जिस तरह से इस इलाके में जो वाकया पेश आया है, इसके चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो संयम बरत रही है। और हम आपको बताएं फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो जाई वकू पे जो है वो पहुंच गई है। और ऐसे में मेडिकल अमला भी जो है वो कहीं ना कहीं जख्मियों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। और ऐसे में एम्बुलेंस से हमने देखा कि कई एम्बुलेंस जो है वहां से पेशेंट्स को जो है, इंजर्ड्स को जो है वो शिफ्ट कर रही है। और ऐसे में हम आपको बताएं, एक बार फिर हम आपको बताएं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये लंगनबल पहलगाम है और यहाँ लंगनबल पहलगाम इलाके से जो है आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल नाके लगाए हैं कई जगहों पे। और ऐसे में अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या ऑफिशियल्स की तरफ से कोई अभी इस इंसिडेंट को लेकर कोई पुष्टि, कोई ट्वीट नहीं आया। अलबत्ता जराये से मालूम हुआ है तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो अफराद हैं इसमें जख्मी हो गए हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं वक्फ कानून की, जिसके खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हल्ला बोल कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया और वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। 24 अप्रैल से 7 मई तक देश भर में जगह जगह वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम का भी ऐलान किया गया है, जिसके देश के तमाम मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में रात 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद रखेंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रिया मोदी जी, कौम को जगाने के लिए हम सब ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ संशोधन कानून को संविधान विरोधी बताया है। कि मुल्क भर में मुसलमानों, अक़लियतों और इंसाफ पसंद शहरियों की सोच ये है कि ये कानून इंसाफ और संविधान के खिलाफ लाया गया है। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इसकी भरपूर मुखालफत करें। लीगल कोशिश अपनी जगह चलती रहेगी और अवामी कोशिशें इस अंदाज पर जारी रहेंगी।
AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं है। नया वक्फ कानून किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। हाँ, 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। वक्फ कानून पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। पहले वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ करता था। इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने। अब आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियां जलाई जा रही हैं, काउंसलिंग कर इन ताकतों को बेअसर करना जरूरी है। Public property, our property being burnt. Public order being disrupted. Even when rule of law is taking its own course, we must neutralize these forces. First by counseling, and if counseling does not work, then sometimes a bitter pill has to be given even to the body to keep it in shape. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज पिंक सिटी जयपुर में हैं। आज सुबह सुबह वो आमेर का किला देखने पहुंचे, जहां कलाकारों ने पारंपरिक डांस कर उनका स्वागत किया। वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सजी धजी हथनी, चंदा और पुष्पा ने वेंस परिवार का स्वागत किया। आमेर फोर्ट यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। वेंस अपने परिवार के साथ महल के अहम हिस्सों में जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और मानसिंह महल भी गए। उन्होंने वहां तस्वीरें भी खिंचवाई। आमेर किले की छत पर वेंस ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर किले को दिखाया। आमेर किले में वेंस का औपचारिक स्वागत किया गया भजनलाल शर्मा की तरफ से, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वहीं वेंस की पत्नी उषा का वेलकम किया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। आपको बता दें, आज जेडी वेंस की तरफ से एक अहम बयान भी सामने आया है। जेडी वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच डील को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया गया है। And we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiation. I think this is a vital step. I believe this is a vital step toward realizing President Trump's and Prime Minister Modi's vision, because it sets a roadmap toward a final deal between our nations. I believe there is much that America and India can accomplish together. इससे पहले कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली पहुंचे थे। वो कल सुबह सबसे पहले अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गए थे। इसके बाद कल शाम को वेंस अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने वेंस परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम ने बच्चों को प्यार से दुलारा और तीनों बच्चों को मोर पंख भी दिए। इसके बाद जेडी वेंस और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो अब इस बड़ी खबर पर पूरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जेडी वेंस की तरफ से दिया गया है ट्रेड डील को लेकर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, बताएं। देखिए, भारत दौरे पर जो जेडी वेंस के जो बयान आए हैं, खासतौर से जो अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने स्पीच दिए, उसमें 2 हिस्से को देखिए। पहली बात, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए प्रधानमंत्री से मिल करके कि उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं हम भारत में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी आत्मीयता कितनी घनिष्ठ रही उसको बयां कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डील को तय तो नहीं करती हैं, लेकिन डील के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल ज़रूर बनाती हैं। और इस पर भी उन्होंने जब ऐलान किया
कि भारत और यूएस के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दस्तखत कर लिया गया, अंतिम रूप दे दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात थी, जो साफ तौर से दर्शाता है कि आगे चलकर दोनों देशों के बीच बहुत जल्द ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। किन किन क्षेत्र में होगा? डिफेंस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इन सारे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में करार होगा। जेडी वेंस जब ये कहते हैं कि इस 21वीं सदी का भविष्य इस बात से तय होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बयान आता है। यानी आने वाले दिनों में भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्ते और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश करेगा। इसके लक्षण साफ यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके एक रोड मैप यहाँ पे आपको निकलता दिख रहा है। हालांकि 2 दिन बाद यहाँ से चीफ नेगोशिएटर जा रहे हैं यूएस, तो फिर वहाँ पे डील की बाकी बारीकियों में बातचीत चलेगी। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहाँ पे हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि जो मौजूदा हालात है चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अवसर भी कम यहाँ पे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो डेवलपमेंट हुआ है वो खास तौर से गौर करने लायक है, वो है चीन का बयान। चीन ने साफ तौर से कहा है कि हमारे हितों को, यानी चीन के हितों को ताक पर रखकर अगर कोई देश यूएस के साथ डील करेगा तो हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और ऐसे में भारत को काफ़ी संभल करके और संतुलित तरीके से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते रखने पड़ेंगे। चीन के साथ भी दूरी नहीं बढ़ानी होगी, तो एक बड़ी चुनौती होगी कूटनीतिक तौर पर। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार ने तेजी का सिक्सर लगा दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 42 पॉइंट चढ़ा तो सेंसेक्स ने 187 पॉइंट की बढ़त हासिल की। वहीं निफ्टी बैंक ने भी आज नया शिखर बनाया। निफ्टी बैंक 343 पॉइंट चढ़कर 55,647 पर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे बाजार में आज किन स्टॉक में तेजी थी और कहां मंदी दिखाई दी? जी, तो अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आरबीआई के उठाए हुए कदमों से बैंकिंग शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली और इसी तर्ज पे एफएमसीजी काउंटर्स में भी कंजम्पशन की बढ़त की उम्मीद से, नॉर्मल मॉनसून की उम्मीद से अच्छी खासी खरीदारी रही। आईटीसी, एचयूएल जैसे काउंटर्स में 2.5-3% के आसपास की इंट्राडे तेज़ी रही। एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छा आपको ट्रेडिंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा। लूजर्स की अगर हम बात करें तो आईटी शेयर्स और ऑटो शेयर्स में बिकवाली का माहौल था। खास करके इंडसइंड बैंक में लगभग 5% का डाउन टिक, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में 2 से 3% के आसपास का डाउनफॉल आपने देखा। अगर हम बात करें मिड कैप्स की तो वारी एनर्जीज, मोतीलाल ओसवाल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और मैक्स हेल्थकेयर जैसे काउंटर्स में 5 से 10% के बीच अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर हम लूजर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नायका, सुजलॉन एनर्जी, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली रही और बहुत सारी दिनों की रैली के बाद आज इंडस टावर में भी आपको लगभग 2% के आसपास का कट आता हुआ नजर पड़ा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान ने बाजार की स्ट्रेटजी पर हमसे खास बातचीत की है। इस दौरान प्रकाश दीवान ने कहा कि आगे बैंकों में तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। थोड़ी सी रफ्तार यहाँ से प्राइस मूवमेंट की, वॉल्यूम एक्शन की थोड़ी सी ग्रेजुअल होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, पर ग्रेजुअल होगी। और ये याद रखिए ना कि बैंक्स में जो साइकिल चलता है, पहले आपके बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक चलते हैं, उसके बाद पीएसयू वाले बड़े चलते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर छोटे वाले मझौले बैंक चलते हैं। सो आप उसकी तैयारी अगर करके देखें तो कुछ छोटे बैंक जैसे फेडरल है, कैथलिक सीरियन है, वहां पे आपको एक मूव आना बाकी है। शुरुआत तो वहां भी हो गई है, लेकिन एक पार्टिसिपेशन अच्छे उस पर पैमाने पे आ सकता है। सो उसका फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी जो है वो इतनी नरम है और क्रेडिट ग्रोथ जैसी आएगी, एक्सपेंशन आएगा, वहां भी आपको एक उछाल आने की वो है। तो उसमें कैनरा बैंक हो गया, बीओबी हो गया, इस टाइप की बैंक्स को भी आप थोड़ी बड़ी बैंक्स को देख सकते हैं। साथ ही आज आरबीआई के एलसीआर फ्रेमवर्क के नियमों में ढील देने से बैंकिंग शेयर्स में अच्छी तेजी है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर नियमों पर ब्रोकर्स की क्या राय है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आरबीआई ने जो एलसीआर नियमों में फेरबदल किया है और मार्केट की उम्मीद से बेहतर बदलाव किए हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। इनफैक्ट आरबीआई ने जो एलसीआर नियमों में ढील दी है उसके कारण बैंकिंग सिस्टम में ब्रोकरेजेस के हिसाब से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ने की अनुमान है। और अगर हम बात करें तो ये 2 से 2.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लेंडिंग मार्केट में हो सकेगा
और कहीं ना कहीं इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और मुनाफे पे आपको तेज़ी होती हुई दिखाई देगी, जहां तक कि प्राइवेट बैंक्स का सवाल है और खास करके जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं उनका सवाल है। अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की तो 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे बैंकिंग सेक्टर में जो लिक्विडिटी की इश्यूज़ हैं, जो लेंडिंग के इश्यूज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश आरबीआई ने की है। ब्रोकरेजेस की अगर आप माने तो एचएसबीसी को लगता है इससे सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी शानदार बढ़ेगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे ब्रोकरेजेस की बात करें जैसे सीएलएसए हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, तो उनका भी यही मानना है कि 2 से 3 लाख करोड़ के आसपास का आपको फर्क जो है लिक्विडिटी में पड़ता हुआ नजर पड़ेगा। इससे प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स और जो पीएसयू बैंक्स हैं, खास करके एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी जैसे काउंटर्स को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये जो आरबीआई का मूव है इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो आरबीआई के कदम उठाए हैं आरबीआई ने अभी तक नए गवर्नर की लीडरशिप के अंदर, तो वो पसंद आ रहे हैं बाजार को और क्लियरली इस मूव के बाद आपने निफ्टी बैंक में एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ आज के सत्र में देखा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अदानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर से एग्जिट करेगा। भारतीय एयरटेल और हेक्साकॉम अदानी डेटा नेटवर्क्स का स्पेक्ट्रम खरीद रही हैं। करीब 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया जा रहा है। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं पूरी खबर क्या है? अदानी डाटा नेटवर्क्स ने साल 2022 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी। कंपनी ने उस साल होने वाली नीलामी में हिस्सा लिया था। कंपनी ने इस नीलामी के अंदर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर करीब 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की थी। ये स्पेक्ट्रम 212 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया था। अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं। अदानी डाटा नेटवर्क्स ने अभी तक अपनी सर्विसेज की शुरुआत नहीं की है, ना ही कंपनी ने जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा किया है और अब कंपनी अपने टेलीकॉम सेक्टर से एग्जिट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपना स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को बेचने के लिए करार किया है। कंपनी सभी 6 सर्कल के अंदर अपना स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को बेच रही है। भारतीय एयरटेल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा होने के बाद ये डील पूरी हो जाएगी। तो एक बार ये डील पूरी हो जाती है तो जो अदानी डाटा नेटवर्क्स का जितना भी स्पेक्ट्रम था वो भारतीय एयरटेल का हो जाएगा और अदानी डाटा नेटवर्क टेलीकॉम सेक्टर से पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर। बढ़ती गर्मी पर अब लोगों को अभी से ही सितम झेलना पड़ रहा है। मई जून में ये गर्मी और भी बढ़ने वाली है। इसी तपन को देखते हुए एसी और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को सरकार जल्द ही राहत दे सकती है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी का आगाज हुआ उस तरह से एक तरफ तो इस सीजन में एसी और फ्रिज की भारी डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस डिमांड को मीट करने में ऐसा ना हो कि एसी और फ्रिज कंपनियां कहीं फेल हो जाएं, क्योंकि जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं और खासतौर से उसमें कंप्रेसर है। लिहाजा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 टन से कम क्षमता वाले कंप्रेसर के इंपोर्ट में रिलैक्स कर सकती है सरकार। खासतौर से जो BIS के मानक हैं उसके नॉर्म्स में ढील दी जा सकती है। दूसरा, जो पूरी तरह से इंपोर्ट होता है क्रूब्स कॉपर ट्यूब, ये इसके भी इंपोर्ट में रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये दोनों कंपोनेंट काफी अहम है और इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है जिसमें फैन मोटर्स, PCBs जो हैं आइटम्स, उनका देश में किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी सरकार कई मोर्चों पर कदम उठा सकती है। खासतौर से जो ऑलरेडी चाइनीज वेंचर के साथ घरेलू कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जा सकती है। साथ ही साथ जो PLI स्कीम ऑलरेडी व्हाइट गुड्स की चल रही है वहां पर जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्द उस पर फैसला हो सकता है, ताकि देश में जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी उसको बढ़ावा दिया जा सकते, उसको उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन खासतौर से जो ये डिमांड कंप्रेसर की आ रही है और साथ ही साथ ग्रुप्स कॉपर ट्यूब्स की, उसको लेकर सरकार जल्द ही जो BIS के नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्स कर सकती है, ताकि इसकी जो कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी की देश में कोई दिक्कत ना हो। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस बार अप्रैल में ही पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस असामान्य गर्मी में क्या खतरे हैं और कैसे रखें आप खुद को सुरक्षित, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। पारा हाई संभलो भाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का विमान जैसे ही सऊदी अरब की वायु सीमा में प्रवेश किया, उसे रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने विशेष सम्मान के रूप में एस्कॉर्ट किया। जेदा पहुंचने पर पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी देकर भव्य स्वागत भी किया गया। इस यात्रा में पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर सऊदी नेतृत्व से बातचीत भी की जाएगी। दोनों नेता एसपीसी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। सऊदी अरब में बंद भारतीय कैदियों का मसला भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट हज कोटे के मसले पर भी चर्चा संभव है। पतंजलि प्रोडक्ट की पब्लिसिटी को लेकर बाबा रामदेव को एक बार फिर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी अंतरात्मा को झकझोरती है और पूरी तरह से माफी देने योग्य नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के वीडियो और विज्ञापन पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। इस खबर की पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने शरबत को लेकर टिप्पणी की थी। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप किसी एक कंपनी का शरबत ले रहे हैं तो आप शरबत जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के हमदर्द फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जब सुनवाई की तो बाबा रामदेव को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बयान, उनकी ये टिप्पणी हमारी आत्मा को झकोर देने वाली है, ये पूरी तरह से माफी योग्य नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव ने कहा कि वो इससे जुड़े हुए जो भी बयान है, जो वीडियो है और जितने भी विज्ञापन है उनको वापस ले लेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको हमको रिटर्न में दीजिए, आप एक हलफनामा जारी कीजिए कि आप आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई 1 मई को करेगा। अभी तक आपने विदेशी पहलवानों को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में बड़ी बड़ी फाइट्स करते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप जल्द ही भारतीय पहलवानों को भी फ्रीस्टाइल फाइट करते हुए देख सकते हैं। 1 मई से भारत में रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया की शुरुआत होगी। कैसे ये पूरा काम करेगा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। भारत के कई राज्यों में आपने इस तरह के अखाड़े देखे होंगे जहां पर पहलवान कुश्ती सीखते हैं, कुश्ती करते हैं, लेकिन भारत में अभी फ्री स्टाइल रेसलिंग पॉपुलर नहीं है। कुछ साल पहले आपने द ग्रेट खली को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर कुश्ती करते हुए देखा था। उसके बाद से खली रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी कुश्ती, जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको पसंद किया। अब भारत जो रेसलिंग है उसको पॉपुलर करने की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही आपको रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया भारत के अंदर देखने को मिलेगा। आईपीएल की तर्ज पर इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जहां पर अलग अलग राज्यों से आए हुए पहलवान कुश्ती करेंगे। इसको नेशनल टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा ताकि सरकार का इरादा है कि इसको भी एक फेडरेशन की तरह एक बहुत बड़ा इसको स्पोर्ट्स बनाया जाए। बहुत सारे लोग फ्री स्टाइल कुश्ती देखना पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ विदेशी पहलवान ही कुश्ती करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब 1 मई के बाद आपको भारत के अंदर भी फ्री स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलेगी, जहां पर बहुत सारे पहलवान आपस में कम्पीट करेंगे। खली जैसे पहलवान वहां होंगे जो कि खलबली मचाएंगे। तो भारत खुद की अब रेसलिंग फेडरेशन की शुरुआत बहुत जल्दी ही करने की तैयारी कर रहा और आप उसको लोगों पहलवानों को कुश्ती करता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली। चलिए अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के रामबन इलाके में पहाड़ टूटने और बाढ़ के बाद तबाही मच गई है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा। लोग सरकार से इतने नाराज हैं कि उन्होंने बार बार उमर अब्दुल्ला के काफिले को रोका। कभी गाड़ी के आगे लेट जाते थे तो कभी उन्हें घेर कर नारेबाजी करने लगते थे। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि पिछले साल भी इसी तरह की त्रासदी देखने को मिली थी और एक बार फिर इस साल भी पहाड़ टूटने और बादल फटने की घटनाओं की वजह से 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी और दर्जनों की संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही लोग इस बात से भी नाराज थे कि उमर अब्दुल्ला आए तो सही, लेकिन लोगों से बातचीत नहीं की। हालांकि उमर अब्दुल्ला करीब 1 घंटे तक लोगों के निशाने पर रहे और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि काफी तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही लोगों की दिक्कतें दूर की जाएंगी। यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ।
अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो ये सड़क का फायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। ट्रंप के टैरिफ टेरर के बीच उनके दूत अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं। मोदी और वैंस की केमिस्ट्री दिल्ली में जबरदस्त दिखाई दी। डील के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बातचीत बन गई है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। ट्रंप के दूत रिश्ते मजबूत, जरूर देखिए 7:57 पर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।